नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन स्टडी ORG के राजस्थान इतिहास की इस क्लासेज में। और प्यारे मित्रों, मैं मनीष बंसीवाल आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं राजस्थान के इतिहास की इस क्लासेज में राजस्थान के राठौड़ वंश के बारे में जानकारियां। यानी कि हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे राजस्थान के राठौड़ वंश के बारे में। तो साथियों, राठौड़ वंश के बारे में डिस्कस करते हुए हम आगे की ओर जानेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी जो राठौड़ वंश की शाखाएं स्थापित हुई थी, कौन कौन से शासकों के द्वारा साथियों उन शाखाओं की स्थापना करी गई थी। तो साथियों, आइए शुरुआत करते हैं आज के इस राठौड़ वंश की क्लास को। तो देखिए साथियों, प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि साथियों यह क्लास आप सभी के लिए पैटर्न करते हुए बनाई गई है। जिस प्रकार से साथियों आज का नज़रिया, आज के समय के अंतर्गत जो एग्जाम्स का जो तरीका बदल रहा है साथियों, उन सभी तरीकों को हमने यहाँ पर समावेश किया है और एक बेहतरीन तरीके से साथियों आपको जानकारियाँ प्रदान करने की कोशिश करी है। तो प्लीज़ साथियों, अपने सभी साथियों में भी इस क्लास को शेयर कीजिए, अपने सभी शुभचिंतकों में इस क्लास को शेयर कीजिए, ताकि वह भी आपके साथ में बन सके और आपके साथ में इस क्लास का लाभ उठा सकें। तो साथियों, आइए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। और साथियों, मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है कि भाई राठौड़ शाखाएं और राठौड़ वंश। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज राठौड़ वंश के बारे में डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। यह हमारी आज की पहली क्लास होगी। इससे पहले हमने साथियों गुर्जर प्रतिहार वंश, अपने चौहान वंश और साथियों कई सारे वंशों को कवर किया है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो साथियों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस साथियों क्लास की। तो देखिए हमारा सबसे पहला शब्द होगा साथियों राठौड़ शब्द। यानी कि राठौड़ शब्द कहाँ से निकल कर आता है, इसकी उत्पत्ति या फिर यह शब्द किस प्रकार से बनता है। तो साथियों हमारे लिए इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं, प्लीज़ आप इसे नोट कीजिए और अपने नोट्स को तैयार करते हुए आगे बढ़िए। तो देखिए दोस्तों, हम जानकारी लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रकूट शब्द से मानी जाती है। देखिए साथियों, मैंने आपके लिए यहाँ पर पहली लाइन लिखी है कि भाई इस शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रकूट शब्द से मानी जाती है तथा इस शब्द के अनुसार राठौड़ों को राष्ट्रकूटों का वंशज माना जाता है। तो आप कह सकते हैं कि भाई जो एक तरीके से जो राठौड़ शब्द है इसकी उत्पत्ति राष्ट्रकूटों से मानी जाती है। और साथियों आगे की बात होती है, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई इस शब्द के अनुसार राठौड़ों को राष्ट्रकूटों का वंशज माना जाता है। अगर साथियों बात करते हैं राष्ट्रकूटों के बारे में, तो आपको पता है कि भाई यह लोग कौन हैं। तो साथियों हमने पहले कई बार क्लासों में जानकारियाँ ली हैं कि वे राष्ट्रकूट शासक हुआ करते थे और ये हमारे दक्षिण भारत में प्राचीन काल में इनका राज्य हुआ करता था। तो आपको रिलेट हो रहा होगा कि भाई राठौड़ और राष्ट्रकूट साथियों एक मिलते जुलते शब्द जैसे हैं कि भाई एक ही शब्द से दूसरा शब्द निकला होगा। तो इसी प्रकार से विद्वानों के द्वारा साथियों अनुमान लगाया गया था कि भाई जो हमारे राठौड़ हैं यह एक तरीके से राष्ट्रकूटों के वंशज हुए होंगे। अब देखिए आगे जानकारियाँ लेते हैं साथियों कि भाई इसका मूल स्थान कौन सा था। यानी कि जो राठौड़ वंश है, राठौड़ शासक है साथियों, इनका मूल स्थान क्या हुआ करता था, यह कहाँ से राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों हमारी जानकारियाँ आगे बढ़ती है और मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई एक तरीके से प्रमाणिक तथ्यों के अनुसार, प्रमाणिक प्रमाणों के अनुसार कन्नौज का गढ़वाल वंश इसका एक तरीके से वंश हुआ करता था साथियों। और देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है भाई कन्नौज, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि भाई इनका जो मूल स्थान भी कन्नौज ही हुआ करता होगा। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई यह कन्नौज से हमारे राजस्थान में प्रवेश करते हैं। और साथियों इनका वंश कौन सा था, तो इनका वंश था गढ़वाल वंश। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मैं आपके लिए यहाँ पर प्रदान कर रहा हूँ। और साथियों हम आज की इस क्लास में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारियाँ कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, जो कि साथियों आपके राजस्थान पटवारी भर्ती, राजस्थान रीट भर्ती और राजस्थान पुलिस भर्ती, इन चारों पांचों एग्जाम्स में या फिर तीनों चारों एग्जाम्स में साथियों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और साथियों जानकारियाँ और आगे की जो जानकारियाँ हैं उन सभी को कवर करते हैं। तो देखिए अभी हमने जाना कि भाई राठौड़ शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, राठौड़ों की एक तरीके से भाई राठौड़ शब्द कहाँ से निकल कर आता है। और साथियों इसकी उत्पत्ति का मत भी हमने जाना कि भाई इतिहासकारों के द्वारा अनुमान लगाया गया था कि भाई यह राष्ट्रकूटों के वंशज हैं, इसीलिए इन्हें राष्ट्रकूटों का नाम न देकर राठौड़ इन्होंने अपना शब्द या फिर अपना जो एक तरीके से सरनेम है वह चेंज कर लिया होगा। अब साथियों आगे बात होती है इसके मूल स्थानों की। तो देखिए हमने इसके मूल स्थान के बारे में भी जानकारियाँ कवर करी हैं। हमने यहाँ पर लिखा है कि भाई यह कन्नौज के गढ़वाल वंश से संबंधित थे। तो देखिए हमने यहाँ पर कवर कर लिया है कि भाई इनका जो मूल स्थान तो था वह गढ़वाल था, माफ कीजिएगा कन्नौज था। और साथियों अगर वंश की बात होती है तो यह कन्नौज के गढ़वाल वंश के संबंधित थे। साथियों यह वही गढ़वाल वंश है जो कि जयचंद गढ़वाल का वंश हुआ करता था। और 1192 ईस्वी में साथियों अगर बात होती है पृथ्वीराज चौहान और तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में, यानी कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में, तो साथियों उस युद्ध के अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य में युद्ध होता है। अगर बात करते हैं मोहम्मद गौरी के साथियों की, यानी कि युद्ध में मोहम्मद गौरी की ओर से साथियों युद्ध लड़ने वाले व्यक्तियों की, तो साथियों कन्नौज का शासक तत्काल में हुआ करता था जयचंद गढ़वाल, जो कि साथियों अगर बात करते हैं पृथ्वीराज का ससुर भी हुआ करता था। तो वह एक तरीके से मोहम्मद गौरी की ओर से भारतीय सेना
यानी कि पृथ्वीराज चौहान के विपक्ष में लड़ा था। तो साथियों यह वही वंश है जो कि तत्काल में जयचंद का हुआ करता था। अब साथियों इस वंश की जो एक तरीके से एक पुत्र होगा, इस वंश का परपौत्र होगा जो कि हमारे राजस्थान में प्रवेश करेगा और वह राजस्थान में मारवाड़ वंश की स्थापना करेगा। वो जानकारियाँ हम आगे कवर करेंगे, परंतु साथियों अभी वर्तमान में यहाँ पर आइए वापस से। अब देखिए साथियों हमने जानकारी कवर कर ली है। अब बात होती है राजस्थान में या फिर इतिहास में राठौड़ों की कितनी शाखाएं स्थापित हुई थी और कितनी शाखाएं किस किस के द्वारा स्थापित करी गई थी, और या फिर बात करते हैं कि भाई कौन कौन सी वह शाखाएं थी। तो सर देखिए साथियों मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है कि भाई इतिहास में राठौड़ों की 3 शाखाएं हुई है, यानी कि राजस्थान में इतिहास में राठौड़ों की 3 शाखाएं हमारे को देखने को मिलती हैं। अब देखिए साथियों वह शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा है आप सभी के लिए कि भाई मारवाड़ का राठौड़ वंश या फिर मारवाड़ की राठौड़ शाखा। अब सेकंड शाखा हमारे लिए बनती है भाई बीकानेर की राठौड़ शाखा या फिर बीकानेर का राठौड़ वंश। साथियों अब अंतिम और एक छोटी सी शाखा और भी है, एक अंतिम छोटा सा वंश और भी है, तो वह साथियों एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कवर किया है। साथियों वो हमारा होगा किशनगढ़ का राजवंश या फिर किशनगढ़ की शाखा। साथियों किशनगढ़ भी एक छोटी सी रियासत हुआ करता था तत्काल में, और यह वर्तमान में साथियों हमारे अजमेर जिले के अंतर्गत पड़ता है, जहां से साथियों मैं आप सभी के लिए रूबरू हो रहा हूं। साथियों मेरा गांव भी किशनगढ़ ही है, हम यहाँ ही के निवासी हैं। तो साथियों किशनगढ़ एक तरीके से यह भी एक राठौड़ वंश की शाखा हुआ करती थी तत्काल में। साथियों इसके बारे में भी साथियों हम पूरे डिटेल में आगे जानकारी प्रदान करेंगे आप सभी को। अब देखिए आगे की बात करते हैं साथियों, आज हम स्टार्ट करेंगे मारवाड़ शाखा के बारे में। तो साथियों मारवाड़ शाखा की स्थापना किस प्रकार से होती है, ये सारी जानकारियां हम कवर करने से पहले बात करते हैं मारवाड़ क्षेत्र के बारे में। साथियों कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है कि भाई वर्तमान मारवाड़ क्षेत्र में कौन से स्थान या फिर कौन से जिले आया करते हैं, तो बहुत से विद्यार्थियों को इस बारे में कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आप सभी को आज यहाँ पर कवर करता हूँ। देखिए साथियों वर्तमान प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग, आप कह सकते हैं कि भाई वर्तमान राजस्थान का या फिर राजस्थान प्रदेश का उत्तरी जो पश्चिमी भाग होता साथियों वह इस क्षेत्र में आया करता है। अगर बात करते हैं इसमें कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं साथियों मुख्य रूप से, तो आप कह सकते हैं कि भाई बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर और अपने जालोर। तो साथियों मैंने यहाँ पर लिखा है बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर जो कि जिले हैं यह इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों जानकारियाँ यहाँ पर कवर हैं और मैं आशा कर रहा हूँ आपको सारी जानकारी जो मैंने प्रदान करी है वह बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। तो प्लीज़ अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर कीजिए, अपने सभी शुभचिंतकों में इस क्लास को शेयर कीजिए, ताकि साथियों वह भी आप सभी के साथ में बन सके और आपके साथ में एक बेहतरीन अनुभव प्राप्त कर सके। आइए शुरुआत करते हैं साथियों आज के इस वंश के बारे में। तो हमारे साथियों पहली शाखा होगी मारवाड़ के राठौड़। देखिए साथियों हमने इस शाखा के माफ कीजिएगा इस वंश के अंतर्गत आज की इस पहली शाखा के बारे में कवर करना शुरू कर दिया है, यानी कि हमने राठौड़ वंश के बारे में डिस्कस करने की शुरुआत करी थी। अब इसके बाद में हमने डिस्कस किया कि भाई कौन कौन सी शाखाएं स्थापित हुई थी इस वंश की राजस्थान के अंतर्गत। तो हमारी पहली होती है मारवाड़ की, दूसरी होती है बीकानेर की और तीसरी होती है किशनगढ़ की। देखिए साथियों मैंने जिस क्रम में इन शाखाओं को लिखा है यह उसी क्रम में स्थापित भी होती है। मारवाड़ शाखा में से साथियों एक शासक आता है वह बीकानेर की शाखा स्थापित करता है, और साथियों बीकानेर की शाखा में से एक शासक आता है जो कि किशनगढ़ की शाखा स्थापित करता है। तो इसी प्रकार से आगे सीक्वेंस में हम जानकारियां प्रदान करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए साथियों सबसे पहला शासक होता है राव सिंहा। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है राव सिंहा कौन है, तो यह इस शाखा का संस्थापक है, इस शाखा का प्रथम पुरुष है। साथियों आप इसे इस शाखा का आदि पुरुष भी कह सकते हैं। साथियों इस शाखा का आदि पुरुष भी यही है और पूरे राठौड़ वंश का आदि पुरुष भी यही है। अब साथियों क्यों है, तो यह एक तरीके से आपको पता है मारवाड़ शाखा राजस्थान में स्थापित होने वाली सभी शाखाओं में प्रथम शाखा थी। तो साथियों इसीलिए हमने इसे या फिर राव सिंहा को इस राठौड़ वंश का आदि पुरुष भी कहा है। अब देखिए साथियों बात होती है भाई राव सिंहा के बारे में। तो साथियों हमारा पहला पॉइंट बनता है कि भाई यह मारवाड़ शाखा का संस्थापक था। मैंने यहाँ पर लिखा है भाई यह मारवाड़ शाखा का संस्थापक था। दूसरी बात साथियों होती है इसके बारे में, तो यह प्रथम शासक भी इस वंश का है, इस शाखा का प्रथम शासक भी है। और साथियों आप इसे आदि पुरुष भी कह सकते हैं कि भाई यह राठौड़ शाखा का आदि पुरुष था या फिर राठौड़ वंश का आदि पुरुष था। अगर बात करते हैं साथियों इसके बारे में, यानी कि इसका बेसिक परिचय क्या बनता है, यह कहाँ से आया था, तो मैंने आपको पहले बताया था कि भाई यह कन्नौज से आते हैं। और साथियों कन्नौज में साथियों आपको मैंने नाम बताया था भाई जयचंद गढ़वाल। तो आप कह सकते हैं कि भाई यह जयचंद गढ़वाल का परपौत्र हुआ करता था। साथियों यानी कि पोते का भी पोता यह हुआ करता था। और साथियों ये कब आता है इंडिया के माफ कीजिए राजस्थान में, तो साथियों मैंने लिखा है कि भाई सिंहा 1240 ईस्वी में पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा हेतु राजस्थान के अंतर्गत आता है। साथियों राजस्थान के भी किस क्षेत्र में यह आता है, तो यह हमारे पाली क्षेत्र में आता है। देखिए यहाँ पर जानकारियाँ फिर से कवर करते हैं कि भाई यह जयचंद गढ़वाल का तो परपौत्र है। और बात करते हैं यह इंडिया में माफ कीजिए राजस्थान में कब प्रवेश करता है, तो साथियों मैंने लिखा है कि भाई यह 1240 ईस्वी में। साथियों 1240 ईस्वी में पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा हेतु कन्नौज से आया था। और साथियों आने के पश्चात में होता क्या है कि भैया यहाँ पर देखता है
देखिए अगर वापस से बात करते हैं कि भाई 1240 में इसको खबर मिलती है कि भाई पालीवाल ब्राह्मण जो कि साथियों हमारे जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में तत्काल में निवास करते थे, तो इनके ऊपर साथियों जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं, मुस्लिम आक्रांता है, उन्होंने आक्रमण कर रखा है और साथियों वह इन्हें बुरी तरीके से सता रहे हैं, बुरी तरीके से इन्हें परेशान कर रहे हैं। तो इस चीज़ से सुनकर जो हमारा राव सिंहा साथियों इस वंश का संस्थापक है वह राजस्थान आता है, और राजस्थान के भी साथियों किस क्षेत्र में आता है, तो यह पाली के खेड़ा क्षेत्र में आता है। यहाँ पर पाली के खेड़ा क्षेत्र में आने के पश्चात में साथियों क्या करता है, तो यह करता है कि भाई जो मुस्लिम शासक थे, जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, मुस्लिम जो साथियों एक तरीके से उद्दंडी थे, उन्हें पराजित करता है, उन्हें हराता है, उनका दमन करता है। और उनके दमन के पश्चात में यह खेड़ क्षेत्र माफ कीजिएगा, पाली के खेड़ क्षेत्र में ही अपने राज्य की स्थापना करता है। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना कहाँ पर हुई थी, यानी कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो हमारे पाली के खेड़ क्षेत्र में इसकी स्थापना होती है, इसकी शुरुआत होती है। और इसकी स्थापना किसने करी थी, तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई 1240 ईस्वी में राव सिंहा के द्वारा इसकी स्थापना करी जाती है। राव सिंहा कौन है, तो हमने जानकारियां पहले कवर कर ली हैं कि भाई यह जयचंद गढ़वाल का प्रपौत्र है, यह इस वंश का प्रथम संस्थापक है, और साथियों आप कह सकते हैं कि भाई यह इस वंश का आदि पुरुष भी था। अगर बात करते हैं इस वंश के यानी कि राव सिंहा के बारे में और भी जानकारियों की, तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई सिंहा 1237 ईस्वी में मुसलमान आक्रमणों से पाली की रक्षा करते हुए बीठू गांव, देखिए मैंने लिखा है साथियों, बीठू गांव पाली में शहीद हो गया, या फिर कह सकते हैं कि भाई वीरगति में यह वीरगति को प्राप्त हो गया। तो देखिए मैंने जानकारी आपको प्रदान करी है कि भाई 1240 में यह राजस्थान में आता है और पाली के बीठू खेड़ा क्षेत्र में इस वंश की स्थापना करता है, इस शाखा की स्थापना करता है। और उसके पश्चात में साथियों जिस प्रकार से समय आगे बढ़ता है, इसका बेहतरीन तरीके से शासन चलता है, परंतु साथियों शासन के बारे में कोई विशेष जानकारियां हमारे को प्राप्त नहीं होती है। अब अंतिम जानकारी मिलती है कि भाई 1273 ईस्वी में यह मुसलमान आक्रमणों से पाली क्षेत्र की रक्षा करते हुए बीठू गांव पाली में वीरगति को प्राप्त होता है। साथियों बीठू गांव में इसकी छतरी भी लगी हुई है, तो आप लिख सकते हैं कि भाई बीठू गांव में एक छतरी भी स्थापित है। यानी किसकी छतरी स्थापित है, तो हमारे राव सिंहा की छतरी जो कि बीठू गांव में लगी हुई है। राव सिंहा कौन है, तो यह मारवाड़ राठौड़ वंश का प्रथम संस्थापक है, प्रथम शासक है, और जयचंद नरेश या फिर जयचंद गढ़वाल का प्रपौत्र भी है। तो साथियों आशा करता हूं आपको जानकारियां मैंने जो प्रदान करी है वो बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर कीजिए। अब साथियों बात करते हैं राव सिंहा के पश्चात में आने वाले शासकों के बारे में। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई राव सिंहा के पश्चात में एक शासक आता, साथियों छोटा सा शासक होता है जिसके बारे में कोई डिटेल्स हमारे लिए नहीं बनती है। तो साथियों उस शासक का नाम है अष्टान। देखिए साथियों मैं लिखता हूँ यहाँ पर अष्टान लिख रहा हूँ मैं, यानी कि सिंहा के बाद में कौन आता है, तो सिंहा के बाद आता है अष्टान। देखिए साथियों अष्टान के बारे में कोई भी विशेष जानकारी नहीं होने के कारण इतिहास में इसे पढ़ा नहीं जाता है, यानी कि किसी भी लेखक ने इसके बारे में कोई भी जानकारी प्रदान नहीं करी है। परंतु साथियों इसका नाम हमें सुनने को मिलता है कि भाई राव सिंहा के पश्चात में इसका उत्तराधिकारी बनता है अष्टान। साथियों अष्टान के पश्चात में आता है राव दुहड़। तो देखिए राव दुहड़ साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट शासक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति है। इसने साथियों बहुत से बेहतरीन कार्य किए थे, और साथियों यह पद से भी एक तरीके से बहुत ही बेहतरीन है, यानी कि एग्जाम में ये साथियों बनने वाला एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ एक व्यक्ति है। तो साथियों मैंने यहाँ पर लिखा है भाई राव दुहड़ इसका नाम है, और यह कौन है, तो यह अपने इस वंश का तृतीय कह सकते हो, या फिर साथियों तीसरा शासक बन सकता है। तो राव दुहड़ साथियों यह इसकी जानकारी लेते हैं कि भाई यह परिचय मत के तौर पर कौन आता है। तो आप कह सकते हैं कि भाई यह लोक देवता पाबू जी का ताऊ था। देखिए साथियों यह लोक देवता पाबू जी इतिहास में साथियों बहुत खतरनाक तरीके से प्रसिद्ध हुए हैं लोक देवता पाबू जी, और यह एक तरीके से अपने लोक देवता की भूमिका निभाते हैं। साथियों इनका जन्म भी होता है और ये समाज के अंतर्गत रहते हैं, और जो बुराइयां थी तत्काल में समाज में व्याप्त उन्हें मिटाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई यह जो राव दुहड़ हैं ये पाबू जी के ताऊ जी थे, यानी कि साथियों पिता के बड़े भाई थे, यानी कि यह उसके अपने जो पाबू जी हैं इनके पिता का बड़ा भाई था। कौन था, राव दुहड़। अब साथियों जानकारियां आगे लेते हैं। तो देखिए राव दुहड़ के द्वारा बात करते हैं कि भाई राठौड़ों की जो साथियों कुलदेवी थी चक्रेश्वरी या फिर नागणेची माता, इसके मंदिर की स्थापना करी जाती है, और साथियों कहाँ पर करी जाती है, तो सारी जानकारियां हम यहाँ पर कवर करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि भैया राठौड़ों की कुलदेवी चक्रेश्वरी या फिर नागणेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लाकर, साथियों इंपॉर्टेंट जानकारी है कि भाई कर्नाटक से लाकर अपने नागणा क्षेत्र बाड़मेर में स्थापित करता है।
तथा वहाँ पर इसका मंदिर भी बनवाता है। देखिए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए डिस्कस किया है कि भाई राठौड़ों की कुलदेवी के मंदिर की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी, या फिर राठौड़ों की कुलदेवी की मूर्ति कहाँ से लाई जाती है। तो साथियों ये लाई जाती है हमारे राव दुहड़ के द्वारा, और कहाँ से लाई जाती है तो कर्नाटक से लाई जाती है। साथियों राव दुहड़ कर्नाटक से यह मूर्ति लाकर हमारे बाड़मेर के नागड़ा क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर मंदिर की स्थापना करवाते हैं, इस मूर्ति की स्थापना करते हैं। तो साथियों जानकारियाँ यहाँ पर कवर होती है इस बारे में। और देख सकते हैं साथियों कि भाई जो राव दुहड़ है ये बाबू जी के ताऊजी हैं। अगर बात करते हैं बाबू जी के पिता की, यानी कि राव दुहड़ के छोटे भाई की, तो साथियों आप लिख सकते हैं कि भाई बाबू जी के पिता कौन थे, तो यह थे राव धांधल। राव धांधल जो कि एक तरीके से बाबू जी के पिता होते हैं। तो प्लीज़ साथियों आप इसे लाइक कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए और इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो। और देखते हैं आगे जानकारी साथियों जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट तौर पर बनती है उन सभी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए साथियों और आगे जानकारी लेते हैं जो अब अन्य शासक बनते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट, यानी कि जो राव दुहड़ के पश्चात में बनने वाले शासकों के बारे में जानकारियां हम लेने की शुरुआत करते हैं। तो साथियों देख सकते हैं कि भाई राव दुहड़ के पश्चात, यानी कि लोक देवता बाबू जी के ताऊ जी के पश्चात में शासक हमारा बनता है, साथियों बनते हैं राव मल्लीनाथ जी। तो साथियों आपको पता है राव मल्लीनाथ जी भी एक तरीके से एक प्रसिद्ध व्यक्ति है और एक लोक देवता का दर्जा प्राप्त एक तरीके से एक शासक हैं। साथियों राव मल्लीनाथ जी एक तरीके से शासक बनते हैं यहाँ के। अब साथियों आप देख सकते हैं कि मैं मल्लीनाथ जी के द्वारा जो बेहतरीन कार्य किए गए थे उनमें साथियों एक इम्पोर्टेंट कार्य आता है हमारे लिए कि भाई इन्होंने अपने राज्य की नई राजधानी का निर्माण करवाया था। तो साथियों वो कौन सी राजधानी थी, तो आप कह सकते हैं कि मल्लीनाथ जी द्वारा मेवानगर नाकोड़ा बाड़मेर को राजधानी बनाया गया। तो मैंने यहाँ पर लिखा है आप सभी के लिए कि भाई मल्लीनाथ जी के द्वारा मेवानगर नाकोड़ा को अपनी राजधानी के तौर पर दर्जा प्रदान किया गया था। अब देखिए आगे देखते हैं कि भाई मैंने यहाँ पर लिखा है प्रमुख लोक देवता का दर्जा। तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई इन्हें प्रमुख लोक देवता का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे नोट कीजिए, आपके लिए यह बहुत ही एक तरीके से हेल्पफुल आगे की ओर होने वाली होगी। तो अब देखते हैं आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं कि भाई 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक व निजामुद्दीन को पराजित किया। यानी कि आप कह सकते हैं कि भाई इन्होंने फिरोज तुगलक कौन है साथियों, तो तत्काल में दिल्ली का शासक हुआ करता था, दिल्ली शासक। तो आप कह सकते हैं कि भाई दिल्ली के शासक फिरोज तुगलक को इन्होंने पराजित किया था। और साथियों दूसरा कौन है, तो हमारा दूसरा है निजामुद्दीन। तो यह कौन है साथियों, तो आप कह सकते हैं कि भाई यह मालवा का सुल्तान है। तो यह मालवा का सुल्तान हुआ करता था निजामुद्दीन, और फिरोज तुगलक था दिल्ली का। तो इन दोनों को इन्होंने पराजित किया था और टाइम पीरियड हमारे लिए बनता है 1378 ईस्वी का। तो देखिए आपके द्वारा जानकारियां बहुत ही बेहतरीन है, मैंने आपको प्रदान करी हैं कि भाई मल्लीनाथ जी के द्वारा भी युद्ध लड़े गए थे और उन युद्धों के में कौन पराजित हुआ था साथियों, फिरोज तुगलक हुआ और उधर फिरोज पर एक तरह से पराजित हुआ निजामुद्दीन। तो साथियों दोनों ही शासक मुस्लिम हैं और आप कह सकते हैं कि भाई इनके टाइम में एक तरीके से जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए होंगे तो इन्होंने पराजित किया था। अब देखिए आगे जानकारी इनके लिए बनती है कि भाई इनके प्रभाव के कारण ही बाड़मेर या फिर मारवाड़ क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि भाई इनके प्रभाव साथियों मल्लीनाथ जी से निकलकर आता है मालानी। तो इनके जिस क्षेत्र में प्रभाव था, यानी कि जिस क्षेत्र पर यह रह रहे थे, जिस क्षेत्र में इनका राज्य हुआ करता था, उस क्षेत्र को आज वर्तमान में साथियों मालानी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जानकारी मल्लीनाथ जी के बारे में, यानी कि राव मल्लीनाथ जी के बारे में इतनी बनती है और जो मैंने आपको प्रदान करी है साथियों बहुत ही बेहतरीन जानकारियाँ हैं, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में इसे शेयर कीजिए। अब देखते हैं आगे साथियों, मल्लीनाथ जी के पश्चात में हमारे शासक आते हैं राव चूंडा। तो देखिए साथियों एक तरीके से राव चूंडा इनका पूरा नाम है, चूड़ा नहीं है, राव चूंडा। तो अब देखिए जानकारी साथियों उसके बारे में क्या बनती है। तो आप कह सकते हैं कि भाई चूंडा के द्वारा मांडियापुर, साथियों किसका नाम है, तो यह प्राचीन नाम है मंडोर का। वर्तमान का साथियों मंडोर है और प्राचीन नाम हुआ करता था मांडियापुर। वर्तमान में अगर बात करते हैं मंडोर कहाँ पर है, तो वर्तमान में मंडोर हमारे जोधपुर जिले में स्थित है। तो देख सकते हैं कि भाई मांडियापुर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। अगर बात करते हैं कि भाई इन्हें राजधानी के तौर पर जो मांडियापुर या फिर मंडोर को बनाया तो गया था, परंतु यह इसे प्राप्त कैसे हुआ। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई इन्होंने शादी करी थी और शादी किसके साथ में करी थी, तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई देखिए जानकारी मैं यहाँ पर लिखा हूँ, तो मंडोर को राजधानी बनाया जो कि प्रतिहार शासक इंदा ने अपनी पुत्री के साथ विवाह के उपलक्ष्य पर राव चूड़ा को प्रदान करा था।
तो आप कह सकते हैं कि भाई एक तरीके से प्रतिहार शासक है साथियों, और नाम क्या है, इंदा, राव इंदा साथियों इसका नाम है प्रतिहार शासक का। इसकी पुत्री के साथ में राव चूड़ा ने विवाह रचाया था, तो दहेज के तौर पर इसे मंडोर की प्राप्ति हुई थी। फिर दहेज के तौर पर मंडोर की प्राप्ति होती है और उसके पश्चात में इसने एक तरीके से मंडोर को अपनी राजधानी के तौर पर दर्जा प्रदान किया या फिर उसे अपनी राजधानी का रूप दिया। तो आप कह सकते हैं कि मंडोर की किस प्रकार से प्राप्ति होती है और किस शासक के द्वारा मंडोर को अपनी राजधानी बनाया गया था। राठौड़ वंश की बात हो रही है तो वहां पर आएगा राव चूंडा के द्वारा। साथियों आगे जानकारियां लेते हैं, इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन जानकारियां होगी। यह एक तरीके से इस वंश का प्रतापी शासक है और आप कह सकते हैं कि भाई यह वास्तविक संस्थापक भी है। तो जानकारियां यहाँ पर कवर करी है मैंने कि भाई राव चूंडा प्रथम प्रतापी शासक था। मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई चूंडा प्रथम प्रतापी शासक था तथा बीरमदेव, देखिए साथियों राव बीरमदेव होगा यहाँ पर, राव बीरमदेव का पुत्र था। यानी कि इसके पिता का नाम क्या है, तो पिता का नाम हमारे को देखने को मिलता है राव बीरमदेव, इसके पिता का नाम है और यह इस वंश का एक तरीके से प्रथम प्रतापी शासक है। साथियों जानकारी मैंने आपके लिए यहाँ पर भी लिखी है कोष्टक बनाकर नीचे की ओर, तो आप इसे कह सकते हैं कि भाई ये मारवाड़ राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक हुआ करता था। तो साथियों देखिए वास्तविक संस्थापक का दर्जा किसे प्राप्त होता है, तो एक तरह का संस्थापक साथियों वो होता है जो कि स्थापना करता है, यानी कि एक तरीके से कहीं भी किसी भी स्थान पर जाता है और वहां पर अपना निवास कार्य आरंभ करता है और उस क्षेत्र के लोगों को अपने प्रभाव में लेकर अपने नाम से उन पर राज करने की शुरुआत करता है। परंतु साथियों दूसरा संस्थापक इस प्रकार का होता है जो कि जिस तरीके से इन्होंने भूमिका निभाई है कि भाई एक तरीके से संपूर्ण साम्राज्य का विस्तार करता है, एक जो विशेष तरीके से राजधानी बनाता है, वहां पर दुर्गों का निर्माण करवाता है और जो अन्य शासक होते हैं पड़ोसी शासक उन्हें अपने ओर से मान्यता प्राप्त करता है। यानी कि भाई आप मुझे मान्यता प्रदान कीजिए, मैं एक शासक बन चुका हूं। तो साथियों इस तरह के कार्य जो करता है उसे वास्तविक संस्थापक का दर्जा प्राप्त होता है। और साथियों जो नॉर्मल एक तरीके से जहां पर जाकर रहते हैं और अपने क्षेत्र का प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं तो उसे संस्थापक कहा जाता है। तो साथियों राव सिंहा इस वंश का एक तरीके से संस्थापक था। और बात करते हैं वास्तविक संस्थापक की, तो हमारा है राव चूंडा। तो देखिए जानकारी साथियों आगे बनती है कि भैया इस वंश का वास्तविक संस्थापक भी रहा था। अब जानकारी साथियों इसके बारे में और भी आगे बनती है, इसकी रानी से जुड़ी एक जानकारी साथियों है। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई चूड़ा की सोनगरा रानी चांद कौरी, देखिए इसका नाम है चांद कौरी, इंपोर्टेंट नाम साथियों है। तो चूड़ा की सोनगरा रानी, सोनगरा मैंने इसलिए लिखा है कि भाई यह सोनगरा वंश से संबंधित थी, यानी कि यह सोनगरा वंश की पुत्री थी और सोनगरा वंश में चूड़ा ने विवाह किया था और वहां से चांद कौरी के साथ में उसका विवाह होता है। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई चूड़ा की सोनगरा रानी चांद कौरी ने जोधपुर में चांद बावड़ी बनवाई थी। अगर वर्तमान की बात करते हैं तो जोधपुर में चांद बावड़ी स्थित है, जो कि बहुत ही पर्यटन की दृष्टि से साथियों एक महत्वपूर्ण स्थल है जोधपुर शहर का। तो उसका निर्माण करवाया गया था चूड़ा की रानी सोनगरा रानी चांद कौरी के द्वारा। अब साथियों बात करते हैं तो भाई देखिए रानी ने तो यह बनवाया। अब साथियों अगर बात करते हैं कि भाई चूड़ा ने राज्य को क्या दिया था, एक तरीके से एक योजना के तौर पर या फिर एक जो व्यवस्था के तौर पर, तो अगर कह सकते हैं कि भाई चूड़ा ने राज्य में सामंती प्रथा की शुरुआत करी थी। यानी कि वर्तमान की बात करते हैं तो सामंती प्रथा साथियों करीब करीब एंड हो चुकी है, परंतु तत्काल में साथियों सामंती प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी और इसकी शुरुआत करी थी जोधपुर क्षेत्र में या फिर मंडोर में राव चूड़ा के द्वारा। अब देखिए आगे बात करते हैं इसके दौरान जो लड़ी गई थी, जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी या फिर अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जो प्रयास किए गए थे, या फिर यूँ कह सकते हैं कि भाई इसने अपना साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ तक कर लिया था। तो जानकारी हमारे लिए बनती है कि भाई दिल्ली के तुगलकों, आप कह सकते हैं देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि भाई इसके पहले वाले शासक के टाइम में फिरोज तुगलक शासक था। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर वर्तमान में तुगलक वंश का कालक्रम चल रहा है। तो साथियों तुगलक वंश के कालक्रम के पश्चात में जब अगले शासक आएंगे तुगलक वंश के, तो इसके यानी कि फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारियों का संबंध सामना हुआ होगा हमारे राव चूड़ा के साथ में। तो देख सकते हैं कि भाई दिल्ली में तुगलक वंश की दुर्बलता को देख अजमेर, नागौर, सांबर, खाटू, डीडवाना साम्राज्य तक यानी कि इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया या फिर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो आप कह सकते हैं कि भाई दिल्ली का शासन था जो कि एक तरीके से कमजोर पड़ चुका था तत्काल में, तो इसने एक तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार करने की योजना बनाई और इस साम्राज्य विस्तार की योजना के तहत इसने अजमेर, नागौर, सांबर, खाटू, डीडवाना तक अपने साम्राज्य का फैलाव किया। यानी कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसने युद्ध लड़े थे और अपने साम्राज्य की दृष्टि से, साथियों साम्राज्य निर्माता की दृष्टि से एक तरीके से यह एक सफल शासक माना जाता है। साथियों आपको अजमेर और नागौर क्षेत्र इंपोर्टेंट है, यह याद रखने होंगे क्योंकि आपको पता चलेगा आगे के समय के अंतर्गत, यानी कि एक इंपोर्टेंट भूमिका यहाँ से निकल कर आएगी। साथियों इसी वंश का शासक आएगा, एक तरह का शासक होगा, उसकी रानी होगी रूठी रानी। तो साथियों जानकारी हम पश्चात में कवर करेंगे कि भाई रूठी रानी अजमेर में ही अपना जीवन काल निवास करती है, बिताती है। तो साथियों जानकारी हम आगे कवर करेंगे रूठी रानी के बारे में, परंतु आप इसे अजमेर को भी नोट कीजिए कि भाई एक तरीके से जोधपुर के शासकों का, यानी कि जोधपुर के राठौड़ों का अजमेर पर भी एक समय राज हुआ करता था।
अब साथियों आगे बात करते हैं चूड़ा के बारे में और भी जानकारियों की। तो आप कह सकते हैं कि साथियों इसके कई सारे पुत्र थे, परंतु अगर बात करते हैं बड़े पुत्र की तो साथियों हमारा बड़ा पुत्र इसका यानी कि इसका बड़ा पुत्र है राव रणमल। तो देखिए राव रणमल को इसने अपना उत्तराधिकारी ना बनाकर अपने छोटे पुत्र यानी कि अपने प्रिय पुत्र, साथियों कोई भी हुआ होगा प्रिय पुत्र, तो उसे यह अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। तो इस चीज से राव रणमल नाराज होता है और साथियों वह जाता है अपने मेवाड़ में। तो देखिए मेवाड़ जाने के पश्चात में होता क्या है कि वहां पर महाराणा लाखा के द्वारा इसका बहुत खतरनाक तरीके से स्वागत होता है। और साथियों महाराणा लाखा अपने साम्राज्य के विस्तार की दृष्टि से इस तरीके से रणमल का एक यूज करते हैं और वह एक तरीके से इसे खोटा सिक्का मानकर, अपने राठौड़ वंश का खोटा सिक्का मानकर अपने पास रख लेते हैं। क्योंकि साथियों आपको पता है कि भाई सिक्का सिक्का होता है, खोटा हो या असली हो, यह एक समय काम जरूर आता है। तो इसी चीज को देखते हुए महाराणा लाखा के द्वारा इसे संरक्षण प्रदान किया जाता है और इसे बेहतरीन तरीके से यूज करने की भूमिका आगे देखी जाएगी। साथियों आप कह सकते हैं कि भाई चूड़ा ने बड़े पुत्र रणमल को अपना उत्तराधिकारी घोषित न कर छोटे पुत्र कान्हा, साथियों छोटे पुत्र का नाम है कान्हा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अगर आप जानकारी और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि भाई उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके पश्चात में राव रणमल नाराज होकर मेवाड़ चले गए और मेवाड़ में जाने के पश्चात में वहां पर एक तरीके से राणा लाखा के द्वारा इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्वागत किया जाता है और इसे राज्य में एक स्थान दिया जाता है। साथियों आगे जानकारियां बनती हैं जो हम आगे कवर कर लेंगे इस चीज़ से, तो अभी आप इसे नोट कीजिए, वर्तमान में अभी आपको यही पढ़ना है। अब आगे जानकारियां और भी देखिए साथियों। अब बात होती है चूड़ा की मृत्यु के बारे में। साथियों इसकी मृत्यु किस प्रकार से होती है, तो हमने देखा था कि भाई यह दिल्ली सल्तनत की दुर्बलता का फायदा उठाते हुए अजमेर, नागौर, सांबर, खाटू, डीडवाना तक अपने क्षेत्रों का विस्तार कर चुका है। और साथियों इन्हीं क्षेत्रों के अलावा भी इसने छोटे बड़े कई शासकों के साथ में युद्ध लड़ा था और बहुत सी विजय प्राप्त करी थी। तो साथियों इसी चीज को देखते हुए, चूड़ा की बढ़ती शक्ति को देखते हुए, आपको पता है कि भाई एक तरीके से साम्राज्य का विस्तार हो रहा है तो इसकी शक्ति भी बढ़ रही है। तो चूड़ा की बढ़ती शक्ति को देखते हुए पुंगल के भाटियों, जांगल के साकलों, साथियों शासक हैं यानी कि पुंगल क्षेत्र में निवास करने वाले, राज करने वाले भाटी शासकों और जांगल क्षेत्र में निवास करने वाले साकला शासक थे साथियों, उसके बारे में और बात हो रही है अब आगे की। तो तथा मुल्तान के सेनापति सलीम ने संयुक्त मोर्चा बनाकर धोखे से चूड़ा की हत्या करवा दी। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई यह चूड़ा धोखे का शिकार हुआ था और किन किन के धोखे का शिकार हुआ था, तो यह आप कह सकते हैं कि भाई पुंगल के भाटियों और जांगल के साकलों और जो मुल्तान का साथी तत्काल में सेनापति था एक तरीके से सलीम, तो उसके द्वारा एक तरीके से संयुक्त मोर्चा बनाया जाता है, संयुक्त सेना तैयार करी जाती है और उस सेना के द्वारा एक तरीके से धोखे देकर साथियों हमारे चूड़ा की हत्या कर दी जाती है। तो साथियों इस प्रकार से चूड़ा की समाप्ति होती है। चूड़ा के पश्चात में साथियों अब इसका उत्तराधिकारी बना है कान्हा। तो साथियों कान्हा के बारे में हम जानकारी आगे की कल की क्लास में कवर करेंगे। तो प्लीज़ साथियों, अगर मैं आशा करता हूँ आपको जानकारियाँ बढ़िया लगी है तो प्लीज़ अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा बेल आइकन का बटन भी दबाइए जिससे कि साथियों आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो प्लीज़ साथियों मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।